जी अस्सलाम वालेकुम। अकबर यार वो पॉइंटर नहीं है। जी क्या हाल है, आप सबके खैरियत हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वही टिपिकल क्वेश्चन, कल तक जो देखा था उसके हवाले से कोई डिस्कशन। कल आपने जो भिजवाए थे अपनी ग्राफ, उसके अंदर अक्सर के ठीक थे और कुछ की गलतियां थी। जो ठीक थे वो तो ठीक थे, जो नहीं थे ठीक उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि जब भी आपने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व को यू नीड टू कट दैट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम द लीस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जहां से आपने कट किया वहां से आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुड इंक्रीजिंग, स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये नहीं हो सकता जिस किसी ने भी कुछ इस तरह की बना के फिर इस तरह का कर दिया कि उससे नीचे भी अभी भी फिर मजीद नीचे जा रही थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो वो गलत हो जाएगा। सो दिस नीड टू बी वेरी केयरफुली थिंक अबाउट, और इसको ध्यान से करना है। ये हम समझते हैं कि हमारा ग्राफ ठीक था, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्चुअली गलती हैं। हमें ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है तो फिर एवरेज कॉस्ट मजीद कम नहीं हो सकती। एवरेज कॉस्ट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। ऐसे ही है ना, मार्जिनल कॉस्ट हमने पढ़ी थी ना, मार्जिनल कॉस्ट 100 थी, 80, 70, 60, और वो डिक्रीज हो रही थी पहले। तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में जब ये 70, 80, 90, 100 और फिर 100 अगर ये एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गई है तो इसके बाद क्या होता था? इससे पहले तक एवरेज कॉस्ट इज लेस देन आवर, मोर देन आवर, उसकी वजह से फिर इसके बाद क्या होता था? अगर ये 100 से 110 हुई तो एवरेज कॉस्ट भी स्टार्ट इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती थी डिक्रीज होने की बजाय। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्चुअली कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाती है उसके बाद एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, और हमारा जो किताब से जरा देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन की बातें कर रहे हैं हम, उसके फीचर्स आपने देख लिए थे पहले भी। फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, homogeneous product, free entry certificate, perfect knowledge of prices, transport costs are negligible, perfect factor mobility, funds are price takers। ये सारे फीचर्स हैं हमारे जो हमने पहले पढ़े थे और सिर्फ किताब के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, बाकी हमने पढ़ चुके हुए। तो इसके अंदर मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने जो परफेक्ट कंपटीशन को कंसोलिडेट कर रहा हूँ। आज परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन जो सा है उसको देखेंगे और फिर मोनोपोली की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इंडस्ट्री का
वही मामला है, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड करनी है, डिमांड एंड सप्लाई इंडस्ट्री की होगी, उसकी बेस के ऊपर आपकी AR और MR है, जिसको AR इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है इंडस्ट्री की और ये डिमांड कर्व है फर्म की। ये जरा थोड़ा सा ध्यान से इधर देखना है। AR को हम, जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है, इसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, डिमांड कर्व ऑफ फर्म, फर्म की डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे डिमांड कर्व हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक आती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हुए हैं। फिर मैं उसको, ये एक नया फैक्टर डिमांड का यहाँ पे D = AR लिखा हुआ है, उसने इसको आइडेंटिफाई किया, = MR। D वो क्या है, दिस डिमांड कर्व, D = AR, और यही MR भी है, हमने परफेक्ट कंपटीशन के सिलसिले में देख चुके हुए हैं, और यहाँ पे ही प्राइस आती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कल तक हम देख चुके थे, प्राइस आई, आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व इधर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इधर। तो जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ने, आपकी मार्जिनल कॉस्ट ने MR को कट किया, AR MC = MR, MC = MR, और वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हमने प्रोडक्शन करनी है, वहां पे कॉस्ट ये है, वहां पे रेवेन्यू ये है, कल तक हम देख चुके हैं। कोई नई बात तो नहीं इसमें? जो यहां पे एक पॉइंट जो नोट करने का है कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपको Q0 तक प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोडक्शन करें, इतनी सेल करें, लेकिन जो आपकी मिनिमम कॉस्ट है, अगर आप मिनिमम कॉस्ट देखें, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, बाकी जो चीजें पड़ी हुई हैं वो सारा उसी तरह ही है, लेकिन जब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए जहां पे आपका AR इज मोर देन योर AC, आप अपनी प्रोडक्शन को इनएफिशिएंट कॉस्ट के अंदर भी लेके जा रहे हैं। एफिशिएंट कॉस्ट क्या होती? जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गई है, वो एफिशिएंट कॉस्ट है। ऐसा ही है ना? आप जब भी कोई प्रोडक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक चेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, चेयर की प्रोडक्शन करते करते एक लेवल आया जहां पे आप मिनिमम और एफिशिएंटली उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल 700 रुपए की एक चेयर पड़ रही है, पहले 800 की थी, फिर 900 की थी, अब वो 700 की चेयर पड़ रही है। एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर इज नाउ 700। तो आप क्या चाहेंगे कि यार जहां पे 700 मिनिमम कॉस्ट इसकी पड़ रही है, मैं वहां तक प्रोड्यूस करूं, और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, मिनिमम पे तो 700 है, लेकिन ये 750 तक आप लेके जाएं, इसको प्रोड्यूस करें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जो फर्म के इक्विलिब्रियम का फार्मूला था ना, जिसने कहा था MC = MR, वो बताता है कि यहां पे फर्म का जो टोटल रेवेन्यू, फर्म की टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान में मैक्सिमम गैप होगा इस पॉइंट तक। तो यहां पे हम मैक्सिमम फर्म, फिर बात हम फर्म की कर रहे हैं, फर्म इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी, फर्म इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी।
मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पर है? वो इस पॉइंट पर है, मिनिमम कॉस्ट, बट वी आर एक्सटेंडिंग आवर प्रोडक्शन टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम अपनी एक प्रोडक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहां पे यही बात उन्होंने बताई है। Recalling that high productivity leads to low unit cost, we can see that this firm is enduring driving unit cost in order to supply the present quantities. This means it is using society's resource inefficiently. Efficient सोसाइटी के रिसोर्स होते तो यहां तक बस रुक जाती, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों? क्योंकि फर्म का प्रॉफिट यहां पे ज्यादा आएगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रही है। ठीक है जी, इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कराने के लिए ये मैंने सारी बातें कही हैं। आई समझ के अगली भी गई। शहरोज, क्या हाल है? जी सर, अच्छा जी। सब नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो कल हमने बात कही थी कि जी कि इसको आप बना के दिखाएं, वही बात, डिमांड सप्लाई, इधर से प्राइस, आपकी डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व फर्म की है, और आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और आपने MC इक्वल टू MR यहाँ तक आपने प्रोड्यूस करना है। और ये आपका, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल लॉस में, सब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस की स्थिति से। अच्छा जी, शटडाउन कंडीशन। शटडाउन कंडीशन कहते हैं, एक चौथी कंडीशन हमारी कल रह गई थी, जिसमें हमने कहा कि फर्म का AR इज इक्वल टू AVC। यहां पे ये बात कर रहे हैं, प्राइस यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AR इज इक्वल टू AVC। इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें इसकी, short run aggregate, short run average cost, and then we have something like that, short run variable cost, और इसके मुकाबले पे this is demand curve, this is supply curve, और ये आ गया आपका price, and then we have marginal cost curve, marginal cost. This is the cost, this is the price, this is cost, this is cost, this is price। अब देखें, आप अपनी जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, अब इसमें हमने किया क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है डिमांड और सप्लाई से, डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस बनी, फिर AR और MR जो हमारा बन रहा है, ये कहता है कि आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस क्वांटिटी यू नीड टू प्रोड्यूस। अब जो फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, और कौन सी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही? हमने देखा था इन दो के दरमियान में जो गैप है वो
फिक्स कॉस्ट की वजह से होता था, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से इन दोनों के दरमियान में गैप होता है। याद है ये जो गैप था वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो गैप था, दिस गैप वाज ड्यू टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। मुझे याद है वो जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो जब फर्म इस लेवल पर सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो फर्म सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और फर्म अपनी जो फिक्स कॉस्ट थी उसको रिकवर नहीं कर पा रही। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, यहां पे डिफरेंट व्यूज हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जनाब जब आप इस सिचुएशन पर आ जाएं तो आप यू शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग और शट डाउन कर देना चाहिए। आपको अपनी प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे, इसलिए यू शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग। और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं सर, इतना नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे भी शट डाउन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जनाब ये जो फिक्स कॉस्ट है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, ये तो आपने प्रोडक्शन करें या ना करें, ये तो आपने इंकर करनी ही करनी थी। चाहे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करते तब भी आपने फिक्स कॉस्ट इंकर करनी थी, और चाहे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते तब भी आपने फिक्स कॉस्ट इंकर करनी थी। सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहां पे हमें नजर आ रहा है कि मिल पा रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो यू शुड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, इस पॉइंट पे शट डाउन ना करें। हां, अगर आपकी मार्केट कंडीशन कुछ और गंदी हो जाती है, फॉर एग्जांपल डिमांड इधर आ गई, प्राइस आपकी इससे भी नीचे गिर गई, आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर ना कर पा रहे हो, फिर यू शुड शट डाउन। आपने, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हैं और वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, ओनली देन यू शुड शट डाउन। ये 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है जी। The market price that forces a firm to exit the market. This occurs when P is less than AVC, average variable cost. तो वो ये कहते हैं जी कि P is less than AVC, less than AVC। यहां पे जो हमने नीचे वाली बात की, P is less than AVC। The reason for this is the distinction between total cost and variable cost, and also sunk cost, जिसको fixed cost कहते हैं। In the short run, the firm will continue to produce as long as total revenue covers total variable cost, or put another way, so long as price per unit is greater than or equal to average variable cost। क्या यहां तक तो जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको रिकवर हो रही है, यहां तक तो आप प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। The reason for this is because a firm must pay its fixed costs even if there is no output, assuming that these are sunk costs and therefore won't be covered in the firm shuts down. Then the loss per unit would be higher if the firm were to shut down, so long as they were still able to cover the variable cost. It is therefore feasible for a firm to not shut down in the short run if P is less than AC. Average cost से तो कम है। अब ये देखें, P is less than AC, AC is this, less than AC, AC से कम है, एवरेज कॉस्ट से कम है, लेकिन स्टिल वी आर मैनेजिंग, इस पॉइंट के ऊपर वी आर मैनेजिंग। बट एज द प्राइस गोज डाउन, द वेरिएबल कॉस्ट, जब वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा फर्म को सर्वाइव करना।
ठीक है जी, आई समझ। यहां पे वही बात हमने जो अभी, अच्छा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में पहुंच गए जी। शॉर्ट रन शटडाउन की समझ आ गई, शटडाउन की समझ आ गई। जब तक आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, कुछ ना कुछ आप कंटिन्यू करते रहें, लेकिन जब आप फिक्स कॉस्ट के ऊपर आ गए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, वो कहते हैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे चली गई तो फिर तो आप समझेंगे अल्लाह अल्लाह पे खैरी सल्ला। अच्छा जी, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में तो हमने देखा मार्केट की कंडीशन के साथ है, मार्केट हमें फोर्स करती है, वो प्राइस बताती है, मार्केट हमें फोर्स करती है, वो प्राइस बताती है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन है? लॉन्ग रन में हमारे पे, हम पे, फर्म के ऊपर कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं है, ऐसा ही है ना? लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कंडीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में हर शख्स आसानी के साथ मार्केट में एंटर भी हो सकता है और मार्केट से निकल भी सकता है, जा भी सकता है, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट अभी हमने देखा था। और परफेक्ट कंपटीशन में नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज हर किसी के पास अवेलेबल है। हमने परफेक्ट मोबिलिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो भी हमने देखी। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन के अंदर वो कहते हैं जनाब कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर, इन लॉन्ग रन एक ही चीज हो सकती है इन परफेक्ट कंपटीशन, पीसी परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कमा सकते लॉन्ग रन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात आपने कह दी, लॉन्ग रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते या लॉस क्यों नहीं कर सकते? लॉन्ग रन में हम, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ आपने ये क्यों कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे? उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है? अगर हम लॉन्ग रन की जब बात करते हैं, अगर मार्केट प्राइस इस तरह की है, ये अब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, अब मार्केट प्राइस इस तरह की है कि वो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे रही है। इफ मार्केट प्राइस इज लाइक दैट कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, फर्म्स, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि एमसी इज इक्वल टू एमआर कहां पे है? इस जगह पे, और ये प्राइस थी, ये एआर थी, ये एमआर थी, ठीक है जी। तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि आपकी कॉस्ट किधर है? यहां पे कॉस्ट इधर है। अगर लॉन्ग रन के अंदर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे तो वो भाई साहब कहते हैं कि भाईजान सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपकी मार्केट के ऊपर, अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो मार्केट के ऊपर असर होगा। क्या असर होगा? सब लोग आ जाएंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई आ जाओ आ जाओ, फ्री मार्केट, फ्री एंट्री है, लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे भाईजान ये तो मजे ही बड़े हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, आपको जो प्रॉफिट आप डिजायर करते हैं उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का गुंजाइश मौजूद है।
तो मार्केट में लामहला लाजमी लोग एंट्री, क्योंकि फ्री है तो लोग आ जाएंगे मार्केट के अंदर। वो मार्केट में जब आएंगे तो आपकी सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइस डाउन जाएगी, प्राइस डाउन जाएगी तो आपकी प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाएगी, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन थी AR = AC, आपकी लामहला वहां पे पहुंच जाएगी। नहीं मैं अलीशा, मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन को। प्राइस ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, देन प्राइस लेस। तो वो हम जब प्राइस ज्यादा है, लोग थोड़े थे, तो वो लॉन्ग रन के अंदर, अब ये है कंडीशन लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन की कंडीशन के अंदर डेफिनेटली इफ दे सी कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो फिर अपनी ज्यादा लोग फिर इधर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट, तो ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आएंगे तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये मैं समझा रहा हूं, मार्केट की कंडीशन चेंज हुई तो आपकी लामहला फर्म के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि फर्म इज प्राइस टेकर। और फर्म लास्ट क्यों नहीं कर सकती? आपने कहा सर चलें ठीक है, ये बात तो ठीक है कि फर्म लास्ट भी तो कर सकती है ना, कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो अगर फर्म लास्ट करती, फॉर एग्जांपल फर्म की ये सप्लाई कर्व होती या प्राइस डिमांड कर्व चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो, अगर फॉर एग्जांपल ये सप्लाई कर्व होती तो इस सप्लाई कर्व के ऊपर आपकी प्राइस वुड हैव बीन लाइक दिस। अब क्या था, लॉस हो रहा है। लॉस होने के ऊपर लोग, फर्म लॉन्ग रन की बात हो रही है ना, फर्म रहेंगे मार्केट के अंदर? नहीं रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अब छोड़ के जाएंगे तो आप फिर अल्टीमेटली आप यू विल एंड अप ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ना लास्ट में आप एंड अप हो सकते हैं, ना आप प्रॉफिट में एंड अप हो सकते हैं। लॉन्ग रन के अंदर देयर इज ओनली वन सिचुएशन फॉर द फर्म एंड दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। इस सिचुएशन के अंदर जहां पे आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू योर AR, ये सिचुएशन ही आपकी लॉन्ग रन के अंदर प्रवेल कर सकती है, और कोई सिचुएशन प्रवेल नहीं कर सकती ड्यू टू मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर में इजी एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, उसकी वजह से। और यहाँ पे चलते हैं, यही बातें हमें यहाँ पे भी बताई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ICAP में कई दफा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है, और क्यों रहता है ये बताइए। तो वो हमें यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ, यहाँ पे देखें, रिस्टोरेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये उसने बताया कि अगर सप्लाई यहाँ पे होती तो आप प्रॉफिट्स के अंदर होते, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कट कर रही होती है और आप प्रॉफिट्स के अंदर होते। तो प्रॉफिट के अंदर इन लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट will be eroded by the following process. Higher price will attract more firm in the market. The increased supply will lower the price. आप ज्यादा फर्म आई, सप्लाई नीचे गई, प्राइस नीचे गई। With demand staying constant, this will cause the price to drop again to P1. This is the level at the bottom of AC curve, जो हम बार बार यहाँ पे बात कर रहे हैं। बॉटम ऑफ AC कर्व, ये वाली जो लेवल है यही सिर्फ मेंटेन हो सकता है, बाकी और कोई लेवल मेंटेन नहीं हो सकता। पॉइंट टू वर्क, फर्म मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। Price is at its lowest
feasible long-term level where it is just compensate the firm for the opportunity cost of the resources used. The firm produces efficiently where its AC is at the minimum. तो लॉन्ग रन के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है और आपका एसी भी मिनिमम है, आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन करें। अच्छा, मैं ना ये कुछ टर्म्स यूज करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो इसलिए जरा बराए मेहरबानी साथ में यस नो ओके हेलो हाय करते रहा करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं सिर्फ दीवारों से बात नहीं कर रहा, कुछ लोग भी हैं जो सुन रहे हैं और सोए नहीं हुए। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अब हमारा परफेक्ट कंपटीशन इज ओवर, वी विल मूविंग टू मोनोपोली, और मोनोपोली की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसको इंशाल्लाह बाकी कंक्लूड करेंगे कल। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली क्या होती है? वो एक कार्ड गेम है, उसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है भाई? जी, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, हम अब एक्सट्रीम एक दूसरी तरफ चले गए। पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में एक एक्सट्रीम देखी थी, अब हम ये एक अदर एक्सट्रीम है जिसमें कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन को हमने सिरे से जीरो कर दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन था और मोनोपोली के अंदर नो कंपटीशन है। मोनोपोली के सिचुएशन में वी से ओनली वन सप्लायर, एक सप्लायर है, और जो आप प्रोडक्ट्स कर रहे हैं नो सब्स्टिट्यूट, उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई नहीं है साहब। जो मार्केट में, जिस मार्केट की हम ये बात कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई नहीं है, कोई उसका मार्केट में प्रोड्यूसर भी कोई नहीं है, आप उसको ना यूज करें ये भी गुंजाइश नहीं है आपके पास, आपको उस प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट खरीदनी ही खरीदनी है। फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो, ओनली वन सप्लायर नो सब्स्टिट्यूट, इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्या होता है? firm behave like market, क्योंकि वो अकेला ही सप्लायर है। इसका मतलब क्या? फर्म बिहेव लाइक मार्केट, फर्म इज प्राइस मेकर। जो फर्म है उसने प्राइस बतानी है, मैं ये प्राइस लूंगा, ये जो चीज है, ये प्रोडक्ट है, ये मैं इतने की बेचूंगा। फर्म ने प्राइस बतानी है, फर्म के पास ही सारा इख्तियार है। पहले तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास बिल्कुल इख्तियार नहीं होता था, मार्केट जो प्राइस बताती थी उससे एक पैसा ऊपर नीचे नहीं कर सकता था, नीचे भी नहीं कर सकता था, ऊपर भी नहीं कर सकता था। यहां पे बिल्कुल ही उल्टा है कि फर्म ने प्राइस बतानी है कि किस प्राइस के ऊपर मैं बेच दूंगा, किस प्राइस के ऊपर आप मुझसे खरीद सकते हैं, और बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं, ओनली वन सप्लायर
लेकिन बायर्स आपके पास काफी हैं। उसकी बेस के ऊपर सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, फर्म को प्राइस के ऊपर पूरा इख्तियार कंट्रोल है, तो फिर क्या करेगी फर्म? आपका क्या ख्याल है? फर्म कितनी प्राइस चार्ज करेगी? हाईएस्ट एक चेयर है और मैं मोनोपोलिस्ट हूं, मैं ही उसको बनाने वाला हूं, दूसरे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चेयर का। चेयर दूसरी किसी तरह की चेयर बनती ही नहीं है, कोई और कुर्सी, कोई और बैठने की तरतीब हो ही नहीं सकती, सिर्फ चेयर मैं ही बना रहा हूं। तो मैं कितनी प्राइस चार्ज करूंगा? क्या मैं उसके ऊपर 1,000 रुपये चार्ज करूंगा प्राइस, 1,00,000 रुपया चार्ज करूंगा, या 10 लाख रुपया चार्ज करूंगा? कितनी प्राइस चार्ज करूंगा? अलीशा ठीक कह रही है, अपनी मर्जी की चार्ज करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अपनी मर्जी का हाईएस्ट पॉसिबल, हमदान का ख्याल है कि हाईएस्ट पॉसिबल मुझे उस चेयर के लिए 10 लाख की प्राइस चार्ज कर देनी चाहिए। लेकिन जो फर्म है वो किस मकसद के लिए बैठी हुई है? जो फर्म, हालांकि फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ इट कैन अचीव हाईएस्ट प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव है ना, हाईएस्ट प्रॉफिट। उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाउ इट कैन अचीव हाईएस्ट प्राइस, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना, अर्न करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर उस चेयर, चाहे अकेली मैं ही मार्केट में हूं, मैं ही उसको बेच सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उसकी इतनी कीमत रख दी कि कोई शख्स उसको खरीदने वाला ही ना हुआ, तो फिर तो मैं ये तो कह दूंगा कि मैंने 10 लाख रुपया कीमत चार्ज की है, बट क्या मैं प्रॉफिट कमा सकूंगा? नहीं कमा सकूंगा। क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगी। तो जो फर्म के ऊपर रिस्ट्रिक्टिंग प्राइस डिटरमिन करते हुए, प्राइस चार्ज करते हुए जो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर आ रहा है हमारे सामने, वो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर हमें नजर आ रहा है कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड स्केड्यूल क्या बनेगा? ऐसे ही है ना। अगर मैं उसको 10 लाख की बेचता हूं, जीरो, 10 लाख की जगह 5 लाख की बेचता हूं, हो सकता है एक बंदा खरीदने वाला हो। 5 लाख की जगह 50,000 की बेचता हूं, हो सकता है कोई 10 बंदे खरीदने वाले हों। 50,000 की जगह 5,000 खरीदता हूं, हो सकता है कोई 1,000 बंदे खरीदने वाले हों। 5,000 की जगह 500 की बेचता हूं, हो सकता है 1,00,000 बंदा खरीदने वाला आ जाए। तो अब जो फर्म को देखना है, उसको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि भाईजान, सिर्फ क्योंकि प्राइस मेकर तो मैं हूं, आई कैन बिहेव लाइक मार्केट, आई कैन सेट माय प्राइस, बट क्या मेरी प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग वो प्राइस पे कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसको बेचता हूं और जितनी भी लोग हैं वो सारे के सारे 10 लाख पे कर सकते हैं, तो नो वरीज, मैं 10 लाख उसकी प्राइस चार्ज करता हूं। तो मोनोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर, जो रोकने वाला चीज है जो मोनोपोलिस्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो आपका डिमांड स्केड्यूल है, जो आपकी प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है, वो सिर्फ उसको रोक रहा होता है। लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे। आज के दिन के लिए
और हम कल इसकी AR और MR बिल्ड करेंगे मोनोपोली की, और उसको फिर आगे लेके चलेंगे। जी, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।